हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ इंडियन पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स लेकर। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। ये हमें हमारे संविधान के भाग 3 तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। और संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो वो है भारतीय संविधान के भाग 3 को, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो अब क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है? ये अधिकारों का वह प्रपत्र है, एक वो डॉक्यूमेंट है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जो वहाँ के सामंत थे, फ्यूड्स थे, उनके प्रेशर में जारी किया गया था। इस मैग्ना कार्टा या इस डॉक्यूमेंट के द्वारा उन सामंतों को 1215 में, इतने साल पहले, इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा कुछ राइट्स दिए गए थे। और ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो प्रपत्र था, ये पहला लिखित इस संबंध में प्रपत्र या डॉक्यूमेंट था मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वीडियो के आने वाले पार्ट में हम इन सब अधिकारों को, सभी राइट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे संविधान ने हमें संपत्ति का अधिकार भी दिया था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से। पहले हमें मिले हुए थे 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब हमारे पास है 6। इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत इसे, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये अब कानूनी अधिकार है अंडर आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A के तहत। और अनुच्छेद 300A आता है भारतीय संविधान के भाग 12 में। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कि वो कौन सी विधियां हैं, जो विधियां या कानून हैं जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाती, तो उन विधियों या कानूनों के साथ फिर क्या होगा? उन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार। जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा, यदि वो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसे क्या कर दिया जाएगा? रद्द होगा। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों में कमी करने वाला कोई भी कानून होगा, उसे शून्य या नल माना जाएगा। और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। यानी कि वे ऐसे किसी भी कानून को निरस्त घोषित कर सकते हैं। और हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले, जो कि 1973 का केस था, इसमें कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई भी संविधान में ऐसा संशोधन किया जा रहा है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस संशोधन को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। रिट क्षेत्राधिकार, यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। ये रिट कौन सी है? 5 रिट्स हैं, इन्हें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो हमारे मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं? ये संविधान द्वारा संरक्षित है, गारंटीड है। हमें हमारे मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा दिलवाए जाएंगे, जैसा कि हमने अभी ये 5 रिट्स
के बारे में ब्रीफली पढ़ा, तो इन पांचों रिट के द्वारा हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करेंगे कि हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले। ये स्थायी नहीं है और संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत इसमें कटौती की जाएगी। ये असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। भले ही हमें ये अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों और कुछ सीमाओं के साथ। इन पर उचित प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाया जा सकता है, और वो प्रतिबंध उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत या न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये न्यायोचित है, अर्थात इनकी हम न्यायालय में जाकर मांग कर सकते हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। यानी अगर मुझे लग रहा है कि मेरी स्वतंत्रता का अधिकार, मेरी समानता का अधिकार मुझसे छीना जा सकता है, तो मुझे अधिकार है न्यायालय में जाने का। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इन केस अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। बाकी के मामलों में हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में केस नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के मामले में सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अधिकारों का निलंबन, यानी कि किस कंडीशन में हमारे ये जो अधिकार हैं ये सस्पेंड किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो हमारे अधिकार हैं उन्हें हमसे छीना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन्हें उस स्थिति में अनुच्छेद 19 में हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, उन्हें उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो, और इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 2 प्रकार से लागू किया जा सकता है, एक तो बाहरी युद्ध या विदेशी आक्रमण के कारण, और दूसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो सशस्त्र विद्रोह यदि देश में हो रहा है, उसके आधार पर नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे, और सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो इन संस्थाओं की फंक्शनिंग के लिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती की जा सकती है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून है, सैन्य शासन है, जहां मार्शल लॉ है, यानी कि जहां बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हैं, वहां मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकार जो कि नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। कानून के समक्ष समानता, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि हर किसी को यह अधिकार है कि वो स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सके। प्राण और दैहिक अपने जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा जो बेसिक या एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, कुछ मामलों में ये विदेशियों को भी प्राप्त है। बलात्कार, श्रम, फोर्स्ड लेबर और अवैध मानव व्यापार, इनके विरुद्ध भी नागरिकों और विदेशियों को संरक्षण प्राप्त है। कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो विदेशियों को अधिकार मिले हुए शत्रु देश के लोगों को प्राप्त नहीं है। जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो उन देश के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। तो ये जो अधिकार है ये भारतीय नागरिकों और विदेशी सबको प्राप्त है, और ये अधिकार केवल भारतीयों को है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि जन्म के स्थान के आधार पर हम विदेशियों से कुछ चीज़ों में हम उनको कुछ अधिकारों में हम कटौती
कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ चुनाव लड़ने का हम अधिकार नहीं दे सकते। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ विदेशियों के साथ हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार देने में भेदभाव किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में यानी सरकारी नौकरियां देने के विषय में भी विदेशियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 19 में जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, वो भी विदेशियों को समान रूप से नहीं दी जाएंगी। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, यह जो अधिकार है जो माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है, उन्हें अपनी लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को जो संरक्षित करने का अधिकार मिला हुआ है, ये केवल भारतीय नागरिकों को है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विदेशी आएगा और वो कहेगा कि भारत में जो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो अल्पसंख्यक है, या इसे हम यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं, तो विदेशियों को ये अधिकार नहीं मिलेगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है अल्पसंख्यकों को, वो विदेशियों को नहीं है, केवल भारतीयों को ही ये स्वतंत्रता मिली हुई है। अब हम देखेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इन्हें डिटेल में। तो हमारे 6 मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। भारत में सभी व्यक्तियों को विधि या कानून के समक्ष समान माना जाएगा, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, सभी को यह अधिकार मिलेगा। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। तो यह जो अधिकार है ये व्यक्तियों के साथ साथ जो भी कॉरपोरेशंस है, कंपनीज है, रजिस्टर्ड कमेटीज़ हैं, उन सबको ये अधिकार मिला है कि चाहे वो भारत की कंपनी है या विदेश की है, सबको क्या कानून के सामने समान समझा जाएगा। और इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 361 के अंडर जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं, उन्हें कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसके लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। तो ये अपवाद है, इसके द्वारा जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 361 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक की कार्यवाही में से किसी भी विषय वस्तु का प्रकाशन यदि समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश की किसी भी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। यदि वो सदन की सत्य कार्यवाही का प्रकाशन करता है कोई भी व्यक्ति, तो उस पर केस नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो 105 क्या कहता है कि जो भी पार्लियामेंट की कमेटीज बनती हैं उनमें, पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, किसी भी प्रकार का वो मत पेश करता है, तो उसकी उस बात या उसके उस प्रस्ताव या प्रोविज़न के खिलाफ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में या उसकी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये उसी प्रकार से जैसे आर्टिकल 105 संसद में या संसद की समिति में छूट दे रहा है, वैसे ही यहाँ राज्य के विधानमंडल में या विधानमंडल की किसी समिति में सदस्य को
यहाँ छूट दी गई है कि वो अपनी कोई भी बात या विचार रख सकता है और ऐसा कोई भी विचार या प्रस्ताव रखने पर उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो यहाँ आर्टिकल 361, 361A, 105 और 194 क्या है, इसके अपवादों में ये शामिल हैं। और जो भी विदेशी एम्बेसडर्स होंगे, शासक होंगे, वो क्या होंगे, दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। ये कुछ अपवाद हैं जहाँ समानता के नियम का उल्लंघन किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 15, ये हर प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये जो 6 आधार बताए हैं, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, बाकी आधारों पर राज्य भेदभाव कर सकता है। यहाँ जो केवल शब्द लिखा गया है, इसका यह अर्थ है कि राज्य बाकी आधारों पर भेदभाव करेगा, इन आधारों को छोड़कर। और इसका भी क्या अपवाद है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे इन्हें आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, प्रमोशन में, इनकी मुफ्त शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए। तो जो इन पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण दिया गया है, उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। यही माना जाएगा कि इन्हें मुख्य धारा में लाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और आर्टिकल 16 क्या कहता है, सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति अगर की जानी है तो सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी। और इसका अपवाद क्या है, राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। जो पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, OBC या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी, तो इन लोगों के लिए राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण के प्रावधान कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अगर कोई भी संस्था है, कोई भी धार्मिक संस्था है, तो उसमें उस धर्म के व्यक्तियों को यहाँ प्राथमिकता दी जा सकती है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि जो हमारा समानता का अधिकार है वो हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करता है। जाति के आधार पर जो हमारे समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत की बुराई प्रचलित थी, उसका अनुच्छेद 17 विरोध करता है। और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो निषिद्ध है, यानी कि कानूनी रूप से वो गलत है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। अस्पृश्यता से किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। ये क्राइम होगा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर किसी काम के अयोग्य समझना या कहना, और ये विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता के अपराध का जो व्यक्ति दोषी होगा उसे संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। और अस्पृश्यता का जो अपराध है इसमें क्या क्या शामिल होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अस्पृश्यता का प्रचार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में प्रवेश करने से रोकना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, हॉस्टल्स में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश करने से रोकना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना, इस जो सामाजिक बुराई है इसको जो सही ठहराएगा वो भी एक अपराध है। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना, जो पिछड़ी हुई जाति के व्यक्ति हैं उन्हें अपमानित करना भी एक घोर अपराध है। उपाधियों का उन्मूलन, समानता के अधिकार में एक प्रोविज़न क्या किया गया है, जो भी उपाधियां ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रचलित थी उनका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा। इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं और
ये क्या प्रावधान किए गए हैं कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान, जो भी उपाधियां हैं वो सेना या शिक्षा से ही संबंधित होंगी। राज्य इसके अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा भारत के नागरिकों को। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई भारतीय किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि अगर स्वीकार करेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसको वो स्वीकार करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई भी उसको विदेशी राज्य से भेंट या उपलब्धि दी जाएगी तो या पद दिया जाएगा तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने पढ़ा इन 4 आर्टिकल्स में समानता का अधिकार 14 से 18 में। अब अगले 4 आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। तो अनुच्छेद 19 हमें क्या देता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। हमें 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपने विचारों को बोलकर या लिखकर किसी भी प्रकार से प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, यानी कि हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित या छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। तो यह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A के द्वारा हमें मिली हुई है। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी कि हम शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन शामिल है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर, पब्लिक जो लैंड है वहीं पर लोगों को इकट्ठा होने का अधिकार है। ये नहीं कि लोग किसी के भी घर में या किसी के खेत में इकट्ठा होकर कोई भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और शांतिपूर्वक ढंग से यदि वो संगठित होंगे तभी उनकी ये स्वतंत्रता उन्हें मिल पाएगी। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। ये जो शांतिपूर्वक ढंग से हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, ये इन कार्यों के लिए नहीं है, हिंसा करने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए, गलत संगठन बनाने के लिए या सार्वजनिक शांति, पब्लिक पीस को भंग करने के लिए ये स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है। संघ बनाने का अधिकार, हमें सभी नागरिकों को राजनीतिक दल बनाने का, कोई भी कंपनी, साझी फर्म, समितियां, कमेटीज, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार मिला हुआ है हमें आर्टिकल 19C के अंतर्गत। अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें निर्बाध रूप से भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता है। ये 2 प्रकार से मिली हुई है। आंतरिक यानी देश के हम किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, और बाहरी देश के बाहर घूमने का, यानी हम अपनी मर्जी से देश के बाहर जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। और निवास का अधिकार, हमें देश के किसी भी भाग में बसने की, रहने की स्वतंत्रता दी गई है। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन्हें उनकी संस्कृति, भाषा और रिवाज के आधार पर वो उन्हें ये स्वतंत्रता दी गई है कि उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ हमारा ये अधिकार, हमारी ये स्वतंत्रता कुछ कम हो जाती है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नियम कानून बनाने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक जनजातियां रह गई हैं, जिनकी संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग कम रह गए हैं, उन्हें अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। व्यवसाय करने की, हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, ये स्वतंत्रता देता है हमें आर्टिकल 19F।
19F के द्वारा। लेकिन इस पर क्या प्रतिबंध है कि हम कोई भी अनैतिक प्रकार का कार्य या व्यापार नहीं कर सकते, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग, उनका व्यापार करना, उनको खतरनाक कामों में लगाना, हानिकारक औषधियों मेडिसिन के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करना, विस्फोटक आदि जो कार्य हैं उनमें इन्हें हम नहीं लगा सकते। और इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 20। ये हमें देता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकता है, ये अधिकार हमें दिया है अनुच्छेद 20 ने। तो किसी भी व्यक्ति, अभियुक्त कौन है, जिस पर कोई आरोप लगाया गया है, या दोषी करार दिए गए व्यक्ति को ये अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, और कंपनियों को भी ये अधिकार मिला हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को ये मनमाने दंड से संरक्षण प्रदान करता है, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता देता है। तो इस संबंध में 3 प्रावधान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा है जो कि उसने जिस समय वो कार्य किया है उस समय वो कानून बना हुआ होना चाहिए। यानी कि कोई भी कानून यदि बाद में बनता है और उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उस कानून के खिलाफ है, कार्य पहले किया गया, कानून बाद में बना है, तो उस व्यक्ति को उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह है आर्टिकल 20 जो किसी भी व्यक्ति को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21 हमें देता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हम कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ड्यू प्रोसीजर के द्वारा ही उसको वंचित, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के द्वारा उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और यह अधिकार भी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें जो मानवीय सम्मान है, ह्यूमन डिग्निटी है, और इससे जुड़े जो बाकी के पहलू हैं उन्हें भी रखा गया है। और आर्टिकल 21 में एक और पार्ट जोड़ा गया है 21A। इसके द्वारा हमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A देता है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। इसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क, फ्री और अनिवार्य, कंपल्सरी, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन सबको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे कि इस आयु वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वहीं तक ये अधिकार लागू है, ना कि जो हायर एजुकेशन या जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके संबंध में नहीं है। और यह प्रावधान किसके द्वारा किया गया, जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। तो यहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21A किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। 86वें संशोधन से पहले भी संविधान में भाग 4 हमारे जो DPSP है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनमें ये व्यवस्था थी। भाग 4 में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन इस प्रोविज़न को फंडामेंटल राइट्स में डाल के क्या सुनिश्चित किया गया है, इस अधिकार की गारंटी दी गई है कि लोगों को ये उनका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उनको मिले। यहाँ ये न्यायालय में लागू करने के योग्य नहीं था, लेकिन अब इसे फंडामेंटल राइट्स में जब डाल दिया गया है तो इसकी मांग न्यायालय से की जा सकती है। और अनुच्छेद 22 में हम पढ़ेंगे अब कि ये हमें देता है गिरफ्तारी से संरक्षण।
यानी कि जो मनमानी गिरफ्तारी है उससे हमें संरक्षण देता है अनुच्छेद 22। तो हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध का दंड देने के लिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, और निवारक यानी कि प्रिवेंटिव, संभावना है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है और वो अपराध वो ना करे, उसको रोकने के लिए उसको एडवांस में ही अरेस्ट कर लिया जाना क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक, निरोध या निवारक, इसको हम हिरासत कह सकते हैं। दंड विषयक हिरासत, एक व्यक्ति जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है न्यायालय में दोषी ठहराया जा सकता है और उसको सजा के रूप में दंड दिया जाता है। और निवारक या प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन सी है, इसमें व्यक्ति को बिना सुनवाई के ही न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, और इसमें क्या क्या शामिल है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तार करने का आधार बताया जाएगा, उसे सूचना दी जाएगी कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, और उसे किसी भी लीगल प्रोफेशनल से यानी किसी भी एडवोकेट से उसको सलाह करने का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि यदि हमें अरेस्ट किया जाता है तो हम किसी भी प्रोफेशनल एडवोकेट से सलाह करें और अपने बचाव का हम प्रयास करें। और ऐसी स्थिति में जिसे अरेस्ट किया गया है साधारण कानूनी मामले में, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और ये 24 घंटे उसकी यात्रा के समय को मिलाकर काउंट किए जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर जब उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है, और मजिस्ट्रेट के कहे बिना उसे 24 घंटे में उस व्यक्ति को रिहा करना होगा। 24 घंटे से ज़्यादा न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। और अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत या प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले से संबंधित है, और ये नागरिक और विदेशी दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति की हिरासत है वो 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, और जब तक कि सलाहकार बोर्ड ये सलाह ना दे तब तक उसकी हिरासत 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। और जो निरोध का आधार है वो भी व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा सकता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक सलाहकार बोर्ड उसको बढ़ाने का उचित कारण ना बताए, और उसको डिटेंशन का फिर आधार भी बताया जाएगा व्यक्ति को। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं दो फंडामेंटल राइट्स हमारे, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। वीडियो के अगले भाग में हम पढ़ेंगे बाकी के 4 मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।